तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 20 आ चुका है गाइस। तो अगर आपको ऐसे ही सबसे जल्दी और सबसे पहले बहुत डिटेल के साथ चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर लिखो। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रीवियस एपिसोड रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अब सूहो के साथ ईसिल जुड़ जाती है। सूहो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी सिस्टम उसे एक नोटिस देता है कि क्या वह उसे अपना कंपेनियन बनाना चाहता है या नहीं। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ नोटिस को देखते हैं। उसमें लिखा होता है लास्ट सर्वाइवर ऑफ प्योर ब्लडेड डीमन नोबल्स एसिल रेडियर। फिर एक और लाइन आती है व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट थैंक्स द प्लेयर और उसके बाद ऑप्शन दिखाई देता है एक्सेप्ट या डिक्लाइन। यह नोटिस देखकर हम सूहो, एसिल और बेरू को वहीं खड़े देखते हैं। नोटिस देखकर सूहो काफी हैरान हो जाता है। वह सोचता है क्या एसिल सेकंड मोनार्क की डिसेंडेंट है। एसिल सूहो को इतना हैरान देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। सूहो मन ही मन सोचता है पर क्यों? क्या इसका मतलब कि एसिल ही आखिरी प्योर ब्लडेड डीमन बची हुई है? कंपेनियन एक्सेप्टेड। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सूहो एक्सेप्ट कर देता है और तभी एक नया नोटिस आता है यू हैव एक्सेप्टेड द व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट एज योर कंपेनियन। और इसके साथ ही सूहो को एक नया बॉन्ड स्किल मिल जाता है। बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक, चार्ज रेट 0%। नोटिस में आगे लिखा होता है व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट से एनर्जी रिसीव करने के बाद आप एक डेवास्टेटिंग अटैक कर सकते हैं। तभी एसिल अचानक चौंक जाती है। वह जोर से बोलती है क्या? अभी अभी मेरे सामने एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर हुआ है। अब मैं भी एक स्क्रीन देख सकती हूँ। यह सुनकर सूहो कहता है मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि ग्रे बोल नहीं सकता, लेकिन लगता है जो भी मेरा कंपेनियन बनेगा वह भी मेरी तरह स्टेटस विंडो देख पाएगा। यह सुनकर बेरू कहता है यंग मोनार्क, क्या इसका मतलब? सूहो जवाब देता है हाँ, एसिल अब मेरी कंपेनियन बन चुकी है, द व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट एसिल। यह सुनकर एसिल और ज्यादा चौंक जाती है। वह सोचती है क्या मैं व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम ब्रोकी, सूहो, एसिल और ग्रे को एक बिल्डिंग के पास खड़े देखते हैं। सूहो एसिल से कहता है चलो अब हम अपने नए बॉन्ड स्किल को ट्राई करते हैं। क्या तुम तैयार हो एसिल? एसिल तुरंत जवाब देती है यंग मोनार्क, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी सिस्टम नोटिस आता है बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक एक्टिवेटेड और तभी हम देखते हैं कि एसिल की पावर एक्टिवेट होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। फिर उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी सीधे सूहो के अंदर फ्लो होने लगती है। सूहो का हाथ तेज रोशनी से चमकने लगता है, लेकिन उसी पल एसिल अचानक गिर जाती है। यह देखकर सूहो तुरंत पूछता है एसिल क्या हुआ? एसिल धीरे से जवाब देती है सॉरी, लगता है कि यह स्किल मेरी पूरी एनर्जी खींच लेती है। सूहो समझ जाता है। वह कहता है समझ गया, ठीक है जाकर थोड़ा रेस्ट कर। और तभी सूहो अपनी नई पावर को महसूस करने लगता है। सूहो अपनी नई पावर को अनलीश करने की कोशिश करता है। वह मन ही मन सोचता है एक ऐसी स्किल जिसने एसिल की पूरी एनर्जी ड्रेन कर दी तो फिर यह कितनी पावरफुल हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि सूहो अपना पंच रेडी करने लगता है। उधर एसिल भी सोचती है एक ऐसी स्किल जिससे मैं अपनी एनर्जी यंग मोनार्क के अंदर ट्रांसफर कर सकती हूँ। सूहो सामने पंच मारते हुए सोचता है शायद यह एक इनक्रेडिबल अटैक होगा, लेकिन जब वह पंच मारता है कुछ देर बाद वह देखता है कि वहां ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, बस एक नॉर्मल अटैक जैसा ही असर हुआ। यह देखकर सूहो और बेरू दोनों हैरान रह जाते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क, यह अटैक उतना पावरफुल नहीं लग रहा है, तो आपके नॉर्मल अटैक जैसा ही है। सूहो भी कहता है देखने से तो लगता है यह ग्रे के बॉन्ड स्किल जैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ यह देखकर ग्रे हल्का सा चिढ़ाने लगता है। स्टेटस विंडो चेक। सूहो फिर स्टेटस विंडो की तरफ देखता है। वह सोचते हुए कहता है क्या यह इसलिए है क्योंकि इसका चार्ज रेट अभी 0% है, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि इसे चार्ज कैसे करना है। तो यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि इसे रिचार्ज कैसे किया जाए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इस स्किल को सही तरीके से यूज कैसे करूंगा। तभी बेरू कहता है यंग मोनार्क, अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या मैं उन सारे डीमंस को खा सकता हूं जिन्हें आप यहाँ लेकर आए हैं? सूहो जवाब देता है नहीं, मैं उन्हें शैडो सोल्जर्स बनाना चाहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें यूज कर सकूं। तभी सूहो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है अराइज, लेकिन तभी एक नोटिस आता है देयर माना इज कंटामिनेटेड, शैडो एक्सट्रैक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, करप्टेड डीमंस। यह देखकर बेरू समझाता है यहाँ तक कि शैडो मोनार्क संग जिन वू भी इन डीमंस को शैडो सोल्जर्स नहीं बना सकते थे क्योंकि इनका माना कंटामिनेटेड होता है या फिर इनकी सोल करप्टेड होती है। यह सुनकर सूहो कहता है अगर ऐसा है और उनका सोल पहले से करप्टेड है तो ठीक है बेरू, तुम उन्हें खा सकते हो। यह सुनते ही एसिल रोने लगती है क्योंकि वह खुद भी एक डीमन है। कुछ देर बाद सूहो उसके पास आता है। वह उसे एक हीलिंग पोशन देते हुए कहता है इसे पी लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। एसिल धीरे से कहती है थैंक यू और सूहो को तकलीफ देने के लिए माफी भी मांगती है, लेकिन सूहो कहता है कोई बात नहीं, और वैसे भी अगर सोचूं तो अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो तुम इस जगह को जैसे चाहो वैसे यूज कर सकती हो। शैडो डंजन का एक हिस्सा तुम इस्तेमाल कर सकती हो। यह सुनकर एसिल बहुत शॉक्ड और थैंकफुल हो जाती है क्योंकि यंग मोनार्क उसे इतनी बड़ी मदद दे रहा था। तभी एक सिस्टम नोटिस आता है पार्ट ऑफ द शैडो डंजन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द डोमेन ऑफ द व्हाइट फ्लेम, यानी शैडो डंजन का एक हिस्सा अब व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट के नाम कर दिया गया है और एसिल रदीर को उस जमीन का मास्टर बना दिया गया है। सूहो उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है अब हम कंपेनियंस हैं एसिल, इसलिए चिंता मत करो। तभी
अचानक बेरू जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर सूहो और इसिल उसकी तरफ देखते हैं। सूहो पूछता है, क्या हुआ बेरू? बेरू कहता है, यंग मॉनार्क, इन सारे डीमंस की मेमोरीज से मुझे बहुत कुछ पता चला है, यहाँ तक कि इटारिम के अपॉसल्स और उनके मैसेंजर्स के बारे में भी। सूहो यह सुनकर गंभीर हो जाता है। सूहो अभी भी वहीं खड़ा सब कुछ सुनकर हैरान था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सूहो, इसिल और बाकी सब बेरू के सामने बैठे हुए हैं। अब बेरू उन सबको सारी जानकारी समझाने लगता है। वह कहता है, मैं बेरू अब उन सारे डीमंस की मेमोरीज आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जाननी चाहिए। बेरू आगे कहता है, स्टार पाउडर नाम की चीज इस पृथ्वी पर कई जगहों पर फैली हुई है, और जो मिस्ट बर्न होते हैं वे असल में मैजिक बीस्ट्स हैं जो आउटर स्पेस से यहाँ आए हैं। यह सुनकर इसिल हैरान हो जाती है। वह पूछती है, क्या तुम कह रहे हो कि स्टार पाउडर पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है? यह आखिर है क्या? सूहो भी सोचते हुए कहता है, तो इसका मतलब मिस्ट बर्न इस दुनिया के नहीं है, वही आउटर स्पेस से आए हुए क्रीचर्स हैं। बेरू आगे बताता है, हो सकता है यह सिर्फ कोइंसिडेंस हो, लेकिन ब्रोकी भी इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर सीधी बात कहूं तो हाइना गिल्ड भी इसमें शामिल है। असल में वही लोग इंसानों को किडनैप करके यहाँ लाते थे और उन्हें डीमंस को सौंप देते थे। फिर वही इंसान बाद में मिस्ट बर्न बन जाते थे और उन्हें स्टार पाउडर बनाने के प्रोसेस में इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता था। बेरू आगे कहता है, और सिर्फ वही जगह नहीं जिसे हमने डिस्ट्रॉय किया था जहां स्टार पाउडर बनाया जाता था। यंग मॉनार्क, ऐसी कई और जगहें भी हैं जहां स्टार पाउडर बनाया जाता है। हम उन जगहों को स्टार पाउडर फैक्ट्रीज कहते हैं। बेरू सारी बातें समराइज करते हुए कहता है, अगर मैं इन सब बातों को समराइज करूं तो पूरी चेन कुछ ऐसी है। हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करती है, फिर रीपर गिल्ड उन्हें फैक्ट्रीज तक डिलीवर करती है, और उसके बाद वह फैक्ट्रीज उन इंसानों को स्टार पाउडर बनाने के लिए यूज करती हैं। अब तो यह लगभग पक्का है कि इटारिम इन सब के पीछे हैं, अ ह्यूमन बिहाइंड एवरीथिंग। यह सब सुनकर सूहो सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी बेरू एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है, लेकिन यंग मॉनार्क, इन सारी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक ह्यूमन भी है। वही सूहो तुरंत चौंक जाता है। वह सोचता है, क्या एक ह्यूमन? बेरू आगे कहता है, यह इटारिम के अपॉसल्स हैं जो इस पृथ्वी पर कहीं छुपे हुए हैं, और मुझे यह भी पता चला है कि एक ह्यूमन उनकी मदद कर रहा है। वह उन सारे अपॉसल्स की मदद कर रहा है, और वह ह्यूमन है, द रियल सस्पेक्ट, रीपर गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर ली मिन संग। अब ऐसा लगता है कि अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो शायद हम जल्दी ही इटारिम तक पहुंच सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। वे सब किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सामने से एक आदमी की एंट्री होती है। वह है ली मिन संग। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सभी रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं। सब उससे सवाल करने लगते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, हंटर एसोसिएशन के अंदर आखिर क्या हुआ है? ली मिनसुंग शांत होकर जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस थे ही नहीं। रिपोर्टर्स क्वेश्चंस। तभी एक और रिपोर्टर पूछता है, क्या आपको सच में नहीं पता था कि हाइना गिल्ड, जिसे रीपर गिल्ड सपोर्ट कर रहा था, वह सिविलियंस को किडनैप कर रहे थे? फिर एक और सवाल आता है, और हाल ही में कई हंटर्स मारे जा रहे हैं, जैसे कि सील्ड स्टेशन फील्ड में हुआ था, जिसे रीपर गिल्ड मैनेज करता है। इन सब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? यह सुनकर हम ली मिनसंग को देखते हैं। वह धीरे से बोलता है, हम रीपर गिल्ड और 2 साल पहले इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ था वह आगे बोलने ही वाला होता है। ली मिनसुंग रिपोर्टर्स के सामने खड़ा था। वह गहरी सांस लेकर कहता है, हम उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे और आप लोग हम पर हाइना गिल्ड को सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। हमने हाइना गिल्ड की मदद की थी क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत थी ही नहीं। उनके गिल्ड में ज्यादा डी रैंक हंटर्स ही थे और इसीलिए हमने उनकी मदद की ताकि वे जल्दी जल्दी यहाँ आए लोगों की मदद कर सकें। वह थोड़ी देर रुकता है और फिर धीरे से कहता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी लगा ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत हो सकता है, या फिर उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी खराब था ही नहीं। ये उसकी आवाज कांपने लगती है। अगर सच में मैं यह सब मैनेज करते समय थोड़ा और केयरफुल होता या थोड़ा और अटेंशन देता। वह रोने लगता है। फिर कहता है, तो शायद किसी को भी मरना नहीं पड़ता। आज मैं माफी चाहता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुई हैं उन सब के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर कई लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं, हो सकता है रीपर गिल्ड सच में हाइना गिल्ड की मदद करने के लिए ही वहां था। किसे पता था कि हाइना गिल्ड ऐसा काम करेगा? और वैसे भी रीपर गिल्ड ने कई अच्छे काम भी किए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे असल में हीरोज हैं? तभी हम ली मिनसंग को देखते हैं। वह सबकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोचता है, इस तरह का एक्ट यह तो मेरे लिए काफी आसान है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं एशिया का ग्रेटेस्ट स्टार माना जाता था। लगता है मेरी एक्टिंग की एबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वह थोड़ा आगे सोचता है, लेकिन अजीब बात है, हंटर एसोसिएशन ने मुझसे ज्यादा सवाल भी नहीं किए। बिना कुछ पूछे ही मुझे वापस जाने को कह दिया। खैर, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। शायद हंटर एसोसिएशन को यह भी नहीं पता कि स्टार पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे असल में मैं ही हूँ। तभी सीन में हम सूहो को देखते हैं। वह दूर से ली मिनसंग पर नजर रख रहा था। सूहो धीरे से कहता है, तो यह है ली मिनसंग। फिर वह बेरू से पूछता है, बेरू, क्या तुम्हें उसके अंदर से इटारिम की कोई एनर्जी महसूस हो रही है? बेरू जवाब देता है, यंग मॉनार्क, नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही। यह सुनकर सूहो कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि उसे इटारिम कंट्रोल नहीं कर रहे? नहीं, अगर यह सच है तो हमारे सामने डिस्कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सूहो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी बेरू उसे रोक लेता है। बेरू गंभीर आवाज में कहता है, यंग मॉनार्क,
नहीं, मैं आपको उसके पास जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब तक आपने कई पावरफुल एनिमीज को हराया है, लेकिन इस बार मुझे आपको रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि जो माना मुझे उस इंसान के अंदर से महसूस हो रहा है वह बहुत अलग है। ली मिन संग नोटिसेस समथिंग, तभी अचानक ली मिन संग बहुत तेजी से पीछे मुड़ता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन सूहो किसी तरह खुद को छुपा लेता है। बेरू धीरे से सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, आपका लेवल अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां आप उसे चैलेंज कर सकें। भी तभी हमें पता चलता है ली मिन संग का रैंक, वह एक ए रैंक हंटर है। तो गाइस, ये एपिसोड सच में काफी इंटरेस्टिंग था। आपको यह चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।